Hi friends, this is Sunny Khosla and I welcome you all on my YouTube channel Trovits with Sunny Khosla। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दोस्तों, इस पोयम का जो टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक आयरनिकल टाइटल है और इस टाइटल के ही 4-5 मीनिंग है। जैसे कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि हम लोग जो हैं वो संसार पर बोझ बन गए हैं। एक तो मीनिंग इसका ये होता है, और या फिर एक मीनिंग ये होता है कि हम लोग संसार को जितना हो सके उतना अधिक प्रभावित कर रहे हैं, उतना अधिक संसार का दोहन, संसार में उपस्थित संसाधनों का दोहन अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसे कब पब्लिश किया गया और कब ये लिखी गई, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, और इसे किस एडिशन में या किस पोएटिक वर्क्स में पब्लिश किया गया था। The world is too much with us is an Italian sonnet and it was written by the great romantic poet William Wordsworth. In this poem, Wordsworth criticized the world for the first industrial revolution. The poem composed in the year of 1802 and it was first published in his poetic collection Poems in 2 volumes in 1807, and it was written in iambic pentameter and its rhyming scheme is AB BA AB BA CDC DCD। तो दोस्तों, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक इटालियन सोनेट है जिसे महान रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और इस पोएम को लिखते समय वर्ड्सवर्थ ने संसार में हुई पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया है, और इस पोएम को उन्होंने 1802 ईस्वी में लिखा और अपने पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 ईस्वी में इसे पब्लिश करवाया। दोस्तों, इस पोएम की राइमिंग स्कीम AB BA AB BA CDC DCD है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सोन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। दोस्तों, इन शुरुआती लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हम इस संसार के ऊपर बोझ बने हुए हैं। लेट एंड सून, पहले भी और अब भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम लोग कमाने और खाने के बारे में सोचते हैं। विल वेस्ट आवर पावर्स, और जो हमें शक्तियाँ मिली हुई है, जो हमें पावर्स मिली हुई है, हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, और हम इस प्रकृति में, इस नेचर में बहुत कम देखते हैं। हम इस नेचर के प्रति हमारा लगाव बहुत कम है। दैट इज़ आर्स, जो कि हमारा स्वयं का है, जो हमें प्रकृति से मिला है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्टेड मून, और हमने अपना हृदय इस प्रकृति से दूर हटा लिया है। हमने अपने अंतरात्मा को प्रकृति से दूर कर लिया है, जो कि हमारे लिए आगे चलकर एक अभिशाप सिद्ध होगा। दिस सी दैट बियर्स हर बोसम टू द मून, जो ये सागर है, जो ये समुद्र है, ये भी अपना सीना खोले चांद के आगे, चंद्रमा के आगे खड़ा रहता है। द विंड्स दैट बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और जो ये हवाएं हैं, ये भी हर समय गरजती रहती है, हर समय चलती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और हम सब लोग अब ऐसे इस तरह से इकट्ठा हो गए हैं जैसे कि कोई सोया हुआ फूल हो, जैसे कि कोई फूल सो रहे हो
हम लोग उस प्रकार से अब इकट्ठा हो चुके हैं फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इसके लिए और उन सभी चीज़ों के लिए जो हम अपनी प्रकृति के साथ कर रहे हैं, हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम उससे कट चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। और हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वापस नहीं लौट सकते, या हम प्रकृति को वो सब कुछ नहीं दे सकते हैं जो हमें उससे प्राप्त हुआ है। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, काश मैं एक पैगन के घर में पैदा हुआ होता और उसी के यहाँ मैं पला होता, बड़ा हुआ होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। इसलिए कि मैं उस मैदान पर खड़ा हो सकूं और वहाँ खड़े होकर उन नज़ारों का आनंद ले सकूं जो मुझे इन सब से ज़्यादा खुश रखें। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हर्ड और ट्राइटन ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न। और मैं उस मैदान पर खड़ा होकर समुद्र से निकलते हुए प्रोटियस को देखूं और ट्राइटन को उसके पुराने शंख को बजाते हुए मैं उसे देखूं। तो दोस्तों, ये तो हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन था। अब हम देखते हैं पोएम में आए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो फ्रेंड्स, पोएम में जो पहला फिगर्स ऑफ स्पीच आया है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस फिगर्स ऑफ स्पीच में जो यूज हुआ है वो हुआ है आयरनी का। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है आयरनी। लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है पैराडॉक्स। लेट और सून पहले भी और अब भी दो आइडिया साथ साथ चल रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कि प्राप्त करना और खर्च करना, इसमें भी दो आइडिया साथ साथ हैं। और इसीलिए इस वजह से इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है पैराडॉक्स का। विल आवर पावर वेस्ट। दोस्तों, आगे देखते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ, ली, वी, सी, जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है एसोनेंस, क्योंकि यहाँ पर ई वोविल्स की आवर्ती हुई है, इस जिस वजह से यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसे बोलते हैं एसोनेंस। और फ्रेंड्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सोरबिड बोन। और जो इस लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है फ्रेंड्स वो हुआ है एक्सक्लेमेशन। दिस सी दैट bears her bosom टू द मून। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से लेके दिस, दैट, टू और द, जो यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। और जिस लाइन में किसी कॉन्सोनेंट की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। फ्रेंड्स, इसके बाद में और इसी लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच एक और यूज हुआ है उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। द सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, यानी कि सी का मानवीयकरण कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमने ह्यूमन की क्वालिटी सी को दे दी है, जिसकी वजह से इसमें
जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। और फ्रेंड्स इसके बाद द विंड्स दैट विल बी हावलिंग एट ऑल आवर्स, यानी कि हवाएं प्रत्येक समय गरजती रहती है, यानी कि इस जो हवाएं हैं हवा को भी हमने मानवीय मानवीकरण कर दिया है, जिसमें से इसकी वजह से इस लाइन में भी जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हमारा पर्सोनिफिकेशन। और फ्रेंड्स इसके बाद में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। फ्रेंड्स इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है हमारा सिमली, क्योंकि इसमें स्लीपिंग फ्लावर से स्वयं की तुलना की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिसकी वजह से यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ हुआ है उसे हम बोलेंगे सिमली। Great God, I had rather be a pagan suckled in a creed outworn, so might I standing on this presently। तो फ्रेंड्स इस लाइन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, यानी कि इसमें किसी का आह्वान किया गया है, इसमें गॉड का आह्वान किया गया है, जिसकी वजह से इसमें इसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स जो अंतिम दो लाइन हैं इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है इन दो लाइनों में यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है इमेजरी, यानी कि इसमें एक इमेज पर दर्शाई गई है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी से निकलते हुए प्रोटियस की और हॉर्न बजाते हुए या शंख बजाते हुए ट्राइटन की इमेज को इसमें दर्शाया गया है, जिसकी वजह से इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसे हम बोलते हैं इमेजरी। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी पोएम थी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था और इसमें आए हुए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताए।